चयन बोर्ड से एक बड़ी खबर आ रही है। चयन बोर्ड को मिला है नया अध्यक्ष। मेजर जनरल आलोक राज को बनाया गया है अध्यक्ष। मेजर जनरल आलोक राज रह चुके हैं महत्वपूर्ण पदों पर। ब्रिगेडियर आर्मी, एडीजी, एनसीसी महाराष्ट्र भी रह चुके हैं मेजर जनरल आलोक राज। अध्यक्ष की नियुक्ति से हो सकेगी अब कई भर्तियां। बेरोजगार संघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कर रखा था 10 अगस्त से उपवास। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में, ज्यादा बातचीत के लिए सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी जानकारी है कि चयन बोर्ड को एक नया अध्यक्ष मिल गया है। कैसे रहा ये पूरा प्रोसेस और किस प्रकार से अब यहां से भर्तियां इत्यादि होंगी? देखिए, हरिप्रसाद शर्मा के इस्तीफा देने के बाद में राज्य कर्मचारी अधीनस्थ जो बोर्ड है उनको चेयरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार ने कर दी है और यहाँ पर कह सकते हैं कि मेजर जनरल आलोक राज को यहाँ चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, आलोक राज वैसे तो देखिए मेजर जनरल है, लेकिन अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन की। हमारे साथ सबसे पहले आलोक राज सर ही हैं। देखिए, लेकिन सबसे पहले उनकी थोड़ी सी यादें हम ताज़ा आपको कर देते हैं कि रामनाथ कोविंद के साथ में उन्होंने विशिष्ट सेवा मेडल भी उनको मिला हुआ है और साथ में कह सकते हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल भी वो हासिल कर चुके हैं। देखिए, ये उनकी यादें हैं और कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति के हाथों उनको 2 मेडल है यहाँ पर मिले हुए हैं। अलग अलग पदों पर वो रह चुके हैं और अब उनको कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन की यहाँ पर कह सकते हैं जिम्मेदारी दी गई है। सर, बड़ी अहम, सबसे पहले सर जी राजस्थान की ओर से आपको शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। जय हिंद सर। शुरुआत सर करते हैं कि बड़ी अहम जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है। आपको इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और इसको किस तरीके से आप चलाएंगे, क्या कुछ प्लान है सर? अभी मैं इसको पहले ज्वाइन करूंगा, उसके बाद फिर प्लानिंग होगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं पूरी तत्परता से और पूरे जोश और होश के साथ में इस कार्रवाई को संभालूंगा, जिम्मेवारी को संभालूंगा और जो मेरा बेस्ट होगा, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, जिस तरीके से आप मोर्चा संभाले रखते हो, जिस तरह आप पद रहे हो, लेकिन आपको यहाँ भी मोर्चा बेहद संभालना होगा क्योंकि आरपीएससी हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड हो, पेपर लीक जैसी जो घटनाएं होती हैं उनको किस तरह से रोका जाएगा? फ्री एंड फेयर जो एग्जाम होंगे उनको किस तरह से करवाने की प्लानिंग रहेगी? इसके बारे में मुझे अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कह सकता हूँ कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, SOPs है एंड आई एम श्योर जो SOPs बनी होंगी, यदि हम उनके मुताबिक कार्रवाई करें तो ऐसा कोई संभावना नहीं कि पेपर लीक हो जाए और कोई भी गलत व्यवस्था हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो व्यवस्था भी है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए और यदि व्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं तो उनको उनको प्लग करने की कोशिश करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो एक SOP, हमारा जो सिस्टम है वो रोबोस्ट हो जाए और ऐसे पेपर लीक जैसे कार्रवाई दोबारा ना हो। सर, आपने भी लंबे अरसे से सर जयपुर में आप रह रहे होंगे और इस तरह की पेपर लीक जैसे कि कहीं प्रिंटिंग प्रेस से पेपर गायब हो जाता है, कहीं बसों के अंदर स्टडी कराया जाता है पेपर को, कहीं बाड़ी खेत को खा जाती है, तो इसको फ्री एंड फेयर कराने के लिए सर कोई प्लानिंग या जो आपके इस्तीफा जो दे चुके हैं हरिप्रसाद शर्मा, उनसे बैठकर आप पूरी कार्यप्रणाली को समझेंगे सर? तो अभी चूँकि मैंने ज्वाइन भी नहीं किया तो मेरा बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें प्रक्रिया को समझूं, प्रोसेस को समझूं और जो भी इस बोर्ड में पहले चेयरमैन रह चुके हैं, मेंबर्स रह चुके हैं, जो अधिकारी इसमें पहले से उनका एक्सपीरियंस है, मैं उनसे इस बात को समझूंगा, सीखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे बेस्ट सिस्टम यहाँ पर हम लागू करें ताकि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह के जो लीकेज होते हैं वो आगे ना हो। सर, कहा जाता है कि आर्मी मैन अनुशासित होता है, अनुशासन से सीख कर आता है और सोसाइटी से हालांकि वो कटा हुआ रहता है, लेकिन इन सब मिथक को तोड़ने की जरूरत होगी क्योंकि धरने प्रदर्शन भी होंगे, उनको हैंडल भी करना होगा। अनुशासन, यस, ये आर्म फोर्सेस का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है, हिस्सा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो हम अनुशासन सीखते हैं आर्म फोर्सेस में वो हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी उसको हम लागू करें। और मुझे उम्मीद, मैंने देखा भी है कि जो आम जनता है उनको भी अनुशासन चाहिए, सिर्फ एक उनको पहल चाहिए, उनको लीड चाहिए, वो करेंगे। और दूसरी बात,
कि आर्म फोर्सेस के लोग अलग थलग होते हैं, नहीं जुड़े होते, ऐसे गलत धारणा है। हम सब लोग, हमारे जो पब्लिक होती है, हमारे सिटीजन्स होते हैं, सबसे जुड़े होते हैं और हम तरह तरह की ऐसी मुहिम चलाते हैं और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स लाते हैं ताकि हम आपस में जुड़े रहें और की बातों को समझें। सो मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंस जो आर्म फोर्सेस का है, जो आर्मी का है, उसके चलते और उसकी मदद से मैं आराम से ये कार्रवाई को संभाल सकूंगा और किसी प्रकार की जो परेशानियाँ चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो धरने की हो, चाहे वो प्रोटेस्ट की हो, वो सब हो सकता है हो, लेकिन अब उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे संभालना है, वो सब हम कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर विश्वास है, विश्वास आपका अभ्यर्थियों को भी आपके ऊपर पूरा कि अब फ्री एंड फेयर, जिस तरीके से आप डटे रहते हैं उस तरीके से फ्री एंड फेयर एग्जाम भी करा पाएंगे। जो उनकी सालों की मेहनत है वो खराब नहीं होगी, जो उनका पैसा खर्च होता है कोचिंग में वो खराब नहीं होगा, इस तरह की उम्मीद भी वो आपसे लगाए बैठे हैं। सर ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा हमारे सभी युवाओं को, यूथ को, जो कि इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं परीक्षाओं के लिए और उनकी मेहनत कई बार बेकार हो जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार की ब्लेसिंग से, राजस्थान सरकार के सपोर्ट से और हम सबकी मेहनत से ऐसा नहीं होगा और हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशंस करवाएंगे ताकि जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, उनको उसका फल मिल सके। सर पेपर लीक आरोपियों को पकड़ भी लिया जाता है, सज़ा देने की कोशिश भी होती है, सज़ा दिलाने की, लेकिन सर इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए एग्ज़ाम की, उनको खर्चों को, बच्चों के नुकसान नहीं हो, इसके लिए सर कोई प्लानिंग आप तैयार करेंगे इस तरह की? तो जैसे मैंने बताया कि मैं ज्वाइन करने के बाद, पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पर कुछ कमियां हैं और त्रुटियां हैं, जहाँ जहाँ गैप्स हैं, उनको फिल किया जाए ताकि ऐसी परेशानी आगे ना खड़ी हो, चैलेंजेस ना हो और जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरा भरोसा रहे कि यदि वो मेहनत करेंगे तो और उन्हें मेहनत के साथ में उनमें काबिलियत होगी तो वो सफल होंगे। सर नॉन गजेटेड जो अभ्यर्थी एग्जाम होते हैं वो सर अधीनस्थ बोर्ड ही कराता है सर, और लंबे समय से इस्तीफा देने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब जो भर्तियां हैं उसका रास्ता खुलेगा, तो पदभार संभालते ही सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो एस्पिरेशन है यूथ का, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं की तैयारी की हुई है, जितना जल्दी हो सके उस प्रोसेस को हम शुरू करा सकें ताकि लोगों को वेट ना करना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े और करेक्ट एसओपी के हिसाब से जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है, उसको हम स्टार्ट कर सकें और जल्दी से जल्दी उनके रिक्वायरमेंट्स पर हम खरे उतर सकें। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर जो आर्मी के अनुभव हैं, जो आप जगह जगह डटे रहे, एनसीसी से लेकर, एनसीसी कैडेट से लेकर और आप तक का मेजर जनरल तक का जो सफ़र है, उसको किस तरह से देखते हैं सर, और अब ये जिम्मेदारी है? तो मैं 40 साल, तकरीबन 4 दशक तक मैं ट्रेनिंग को मिलाकर फ़ौज में रहा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मैंने सर्विस की। सिर्फ राजस्थान में मुझे आने का मौका नहीं मिला। राजस्थान में सिर्फ मुझे सुंदरा में, अजलार में एक बार मौका मिला था जब पराक्रम हुआ था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोने पर मैंने सर्विस की और इसके अलावा अफ्रीका के अंदर मैंने सर्विस की एज़ पार्ट ऑफ UN मिशन। तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और मुझे उम्मीद है कि जो हमने सीखा है फ़ौज के अंदर और हमारे सीनियर से, हमारी जवानों से और लोगों से और देश के सभी लोगों से, वो सब मुझे उसने मुझे बहुत अच्छा एक काबिलियत दी है कि मैं जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको मैं अच्छे से निभा पाऊँ। और मैं समझता हूँ कि जो देश के युवा हैं उनको बहुत इतनी मेहनत के बाद यदि उनको फल अच्छा ना मिले काबिलियत के मुताबिक तो काफ़ी निराशा होती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो आकांक्षाएँ हैं सभी लोगों की और जो सबकी उसको एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं उस पर खरा उतरूँ एंड आई विल ट्राई टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। तो सर आपकी शुरुआत में जब आप भी जो गए थे सर इस फौज के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ से सब कुछ करके गए थे कि इस बार तो डट के आना हो। अब वापस जब आए हो और सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या उम्मीद थी कि सरकार जिम्मेदारी देगी या आपको आज ही पता चला कि सरकार ने इतनी बड़ी युवाओं के जो कह सकते हैं कि उनके जो हौसले हैं उनको हौसला अफजाई के लिए कह सकते हैं कि उनका मनोबल जो टूट गया था पेपर लीक जैसे कि, बड़ी आपको जिम्मेदारी दी कि अब मनोबल उनको नहीं टूटने दिया जाएगा? तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, मुझे मालूम ही नहीं है। बस यही है कि जब सरकार की कोई प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है सिलेक्शन का इस जिम्मेवारी के लिए, सरकार ने वैसे किया। मेरे से पूछा गया था काफ़ी समय पहले और उसके बाद में फिर जो भी उनको कंसिडरेशन था, प्रोसेस सरकार ने किया होगा
और वो चाहते थे कि एक अच्छी छवि के ऑफिसर को उसकी जिम्मेवारी दी जाए। तो मुझे यकीन है कि इस जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है उससे जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको ये विश्वास और भरोसा मिलेगा कि उनके इरादे ख़त्म नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे और उनकी जो उन्होंने मेहनत की है वो सफल होगी। तो सर कई तरह के प्रोटेस्ट भी बहुत होते हैं सर कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के अंदर, उनको अब क्या जो अभ्यर्थी हैं उनको टाइम दिया जाएगा? अलग अलग संगठन भी इसमें बने हुए हैं, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तो मुझे मालूम नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस क्या होता है, लेकिन मेरा सोचना है कि बिना विचार विमर्श के, बिना पार्टिसिपेशन के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। जब कभी किसी भी समस्या का हल निकालना होता है, उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इससे अफेक्टेड होते हैं, उनसे विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो संगठन हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो जन प्रतिनिधि हो, जो भी हो। मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है कि मेरा एक ही काम है कि इसको प्रक्रिया को अच्छे से चलाएं ताकि कभी कोई परेशानी ना खड़ी हो और एक क्लीन वे के अंदर सारे के सारे जो प्रोसेस है, एग्जामिनेशन है, वो हो। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, करूँगा मैं। सर एक सवाल और है कि अंतिम की जो आपका 40 साल का जो अनुभव है उसको इसमें यूज लिया जाएगा कुछ पार्ट? नहीं, बिल्कुल। हम सब जो आर्मी में होते हैं, एयरफोर्स या नेवी में होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो HR हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, और ये सब बहुत ही एक आम चीज़ है जो कि हर एक सैनिक ऑफिसर और हर एक सैनिक के को सीखी जाती है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने अनुभव 40 साल में जो इकट्ठे किए हैं उसका हमको वही चाहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम एक समझ सकें समस्या को, और उसके बाद हल निकल जाता है। मेरा सोचना है कई बार हमको समस्या का पता ही नहीं पड़ता समस्या क्या है। तो हम कहते हैं आर्मी के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो बस मेरा यही रहेगा कि जो मैंने सीखा है आर्मी के अंदर उसको इस्तेमाल करते हुए और सारी जो चैलेंजेस होंगे उनको हैंडल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारी जो आकांक्षा है युवाओं की, उस पर खरे उतरेंगे। खरे उतरेंगे आशंकाओं पर। जो यूथ है, जो उनको उम्मीद है कि अब नया चेयरमैन मिला है और 40 साल का जिसे फौज का या कह सकते हैं कि अनुभव है, उनको पूरी तरीके से इसमें भी यूज लिया जाएगा। और जो यूथ की कह सकते हैं कि यूथ है, जिनको अब लगा था कि शायद पेपर लीक जैसे मामलों से उनका मनोबल टूट रहा था, उनकी जो मेहनत है वो बेकार हो रही थी, लेकिन शायद मेजर जनरल आलोक राज उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जो उन्होंने मेहनत की है उसे बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। साथ में फ्री एंड फेयर जो एग्जाम है वो करवाने के लिए पूरी तरीके से वो कह सकते हैं कि जुटे रहेंगे। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है उसको भी वो समझेंगे, और एग्जाम जो हैं वो किस तरह से करवाने हैं, किस तरह से अभ्यर्थियों को हैंडल करना है, उनकी समस्याओं का बड़ी चीज है दीपक। देखिए बहुत बड़ी चुनौती है ये पद, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम देखते रहते हैं, हैपनिंग बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जो पहले की चुनौतियां इनकी रही है बतौर मेजर जनरल, वो उसका कितना इस्तेमाल इस विभाग में आकर ये करते हैं और किस प्रकार से चीजों को टैकल करेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम बातचीत के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब पदभार संभालेंगे, उसके बाद में प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और नवाम फैसले जो है वो हम देखेंगे।